हेलो स्टूडेंट। माइक्रो प्रोसेसर की नेक्स्ट यूनिट में अपन आज स्टार्ट करके द 8085 आर्किटेक्चर 8085 के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन ने अपने सारे बेस क्लियर कर दिए हैं, किस तरीके से अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब 8085 जो होता है, जो क्या होता है, एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है इसके बारे में अपन जानेंगे अब। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। इससे पहले अपन ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। और अभी जो अपनी यूनिट है वो 8085 जो कि क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में पहले फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछा भी जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फ़र्क होता है, कुछ बताइए क्या फ़र्क होता है उसके, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बेसिकली सबसे पहला जो है डिफरेंस अपन देखें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, डिवाइस दैट इंटीग्रेट्स ए नंबर ऑफ यूजफुल फंक्शन इनटू ए सिग्नल आईसी पैकेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक डिवाइस है जो इंटीग्रेट करता है नंबर्स को, जो कि एक यूजफुल फंक्शन होती है इंटू ए सिग्नल आईसी पैकेज के अंदर। ठीक है, अब माइक्रो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, ए डिवाइस विच इंटीग्रेट ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेट करता है नंबर ऑफ यूजफुल फंक्शंस, वो फंक्शन पे काम करेगा, और कंट्रोलर जो है कंपोनेंट्स के ऊपर काम करेगा। सेकंड क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, डिपेंड ऑन द अदर चिप्स फॉर मैनी फंक्शन, सो हार्डवेयर साइज इंक्रीज। बेसिकली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, पूरा जो अपना सेटअप होता है वो होता है अपना माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बाकी दूसरे जो चिप्स होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। इस कारण इसकी जो हार्डवेयर साइज़ होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, सिंगल चिप कंप्यूटर विच हैज़ एवरीथिंग इनबिल्ट। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एवरीथिंग इनबिल्ट होता है पहले से। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि माइक्रो प्रोसेसर होगा साइज़ के अंदर बड़ा होगा, माइक्रो कंट्रोलर जो होगा साइज़ के अंदर छोटा होगा। ठीक है, जो अपना पूरा प्रोसेसर होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसको क्या दूसरी चीज़ें भी इससे कनेक्ट करी जाती है, दूसरी चिप्स भी इससे कनेक्ट की जाती है इसकी फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस वजह से क्या करते हैं, इसकी साइज़ जो है बढ़ जाती है, हार्डवेयर की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक चिप की साइज़ का होता है, बहुत ही छोटा होता है माइक्रो कंट्रोलर। सारे फंक्शन उसमें पहले से इनबिल्ट होते हैं, और ये क्या करता है, जो सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट होता है, तो ये क्या करता है, इसकी जो साइज़ होती है वो हो जाती है बहुत ही छोटी, कॉम्पैक्ट साइज़ का हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तीसरा अपन देखते हैं तो क्या है, सीपीयू इज स्टैंड अलोन, रैम रोम इनपुट आउटपुट टाइमर आर सेपरेटेड। मतलब जैसे सीपीयू है, अपना प्रोसेसर है सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना सीपीयू, वो स्टैंड अलोन होता है। उसके अंदर क्या होगा, रैम रोम इनपुट आउटपुट टाइमर आर सेपरेटेड। इनपुट आउटपुट है, टाइमर है, रैम रोम, ये सब सेपरेट होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, सीपीयू इज स्टैंड अलोन, रैम रोम इनपुट आउटपुट टाइमर आर ऑल ऑन ए सिंगल चिप। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, सीपीयू स्टैंड अलोन करेगा, और जो रैम रोम इनपुट और टाइमर है ये सब क्या होंगे, सिंगल चिप के ऊपर ही, अपनी एक जो चिप होगी ना इस माइक्रो कंट्रोलर की, उसके अंदर ही इनबिल्ट होंगे। जबकि प्रोसेसर में ऐसा नहीं हो रहा था, रोम अलग जगह थी, रैम अलग जगह थी, इनपुट आउटपुट टाइमर सभी अलग अलग जगह सेपरेटेड थे। इस वजह से क्या हो रही थी, साइज़ जो है बढ़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करेंगे, डिज़ाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रैम रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, जो डिज़ाइनर होता है ना वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि जो कितने उसके अंदर अमाउंट ऑफ रैम, कितनी अमाउंट की उसमें रैम लगानी है, एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है कितने लगाने हैं, ये डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ ऑन चिप रोम रैम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। माइक्रो कंट्रोलर की डिज़ाइन पहले से फिक्स होती है, एक कॉम्पैक्ट चिप्स ही होती है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, जो रोम है, रैम है, इनपुट आउटपुट है, इन सब का जो अमाउंट है पहले से फिक्स होता है ना। इसके अंदर डिज़ाइनर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जो स्टैंडर्डाइज जो चिप बनती है माइक्रो कंट्रोलर की, उसके ऊपर सब पहले से फिक्स होगा, तो उसी की डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ही वो डिज़ाइन बनेगा उसका, है ना। बेसिकली जो अपने घर में प्रोसेसर लगे रहते हैं, है ना, सीपीयू जो प्रोसेसर है एक तरीके से, उसमें अपन देखते हैं कि बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो डिज़ाइनर क्या होता है, उसके अंदर अपना जो है अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता है, उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अपने हिसाब से दे सकता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं है, सिंगल चिप होती है इसके अंदर। पहले से प्रीफिक्स होता है कि इस पोर्ट के ऊपर ये होगा, इस पोर्ट के ऊपर ये होगा। इसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिकली अपन जो मेजर मेजर डिफरेंस देखें ना, तो प्रोसेसर एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, जबकि कंट्रोलर एक चिप होती है। ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, तो प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी आर सेम।
प्रोसेसर के अंदर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों क्या होगी, सेम होगी। और कंट्रोलर में क्या होगी, यूजेज डिफरेंट प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, डिफरेंट प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी जो होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना जो सिक्स्थ है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, सूटेड फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। समझ रहे इसके अंदर क्या, सूटेड फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसके लिए सूटेड है, ठीक है। और जो कंट्रोलर उसके अंदर क्या होगा, सूटेड फॉर कंट्रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायरिंग मिनिमम कंपोनेंट काउंट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उसके मिनिमम कंपोनेंट काउंट के लिए ये सूटेड होता है माइक्रो कंट्रोलर अपना। नेक्स्ट अपना है पावरफुल एड्रेसिंग मोड होता है। और जो अपना जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड के बारे में अपन ने पढ़ा है इससे पहले, जो अपन ने माइक्रो प्रोसेसर की जो अपन ने स्टडी करी उसके अंदर पढ़ा है कि इसके अंदर एड्रेसिंग मोड बहुत सारे अपन काम में लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अपन जो उसके अंदर पढ़े थे वो सब जो कंट्रोलर है उसके अंदर भी होती तो बहुत सारी है कंट्रोलिंग, जो अपने एड्रेसिंग जो मोड होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन होता क्या एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर। जो इंस्ट्रक्शन सेट अपन काम में लेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेटा बस के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 8, 16, 32, 64, 128 बिट्स वाइड होते हैं डेटा बस। वाइड अपन समझते हैं, अपन ने जो डेटा बस पढ़ा था जितनी वाइड होगी उतना डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें डेटा बस होता है 8, 16, 32 बिट्स वाइड, ठीक है। मतलब उससे जो है इसकी जो विड्थ है वो छोटी होगी, है ना। डेटा बस की विड्थ है जो प्रोसेसर उससे छोटी होगी। क्लॉक रेट की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक रेट 1 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है, ठीक है। और जबकि कंट्रोलर की बात करें तो 10 से 20 मेगाहर्ट्ज़ की होती है क्लॉक रेट। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जनरल पर्पज़ होता है और माइक्रो कंट्रोलर सिंगल पर्पज़ होता है। बहुत सारे यूजेज में माइक्रो प्रोसेसर अपन काम में ले सकते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ जो है सिंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिस्टम कॉस्ट इज़ मोर। प्रोसेसर जो होती है सिस्टम कॉस्ट वो मोर होती है, क्योंकि बेसिकली सब जो अपन जो कंपोनेंट लगा रहे हैं अलग अलग जगह सेपरेटली लगा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करते हैं तब अपनी इसकी साइज़ बढ़ जाती है, साइज़ बढ़ने के कारण इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब कंट्रोलर का देखें तो सिस्टम कॉस्ट इज़ लेस, सिस्टम कॉस्ट लेस होती है। कॉम्पैक्ट साइज़ है, एक के अंदर पहले से इनबिल्ट है, सारे पोर्ट्स जो है वो पहले से इन्होंने प्री डिफाइंड कर रखे हैं। डेटा बस जो है वो छोटी है, पर्पज़ सिंगल है, ज़्यादा मल्टीपल पर्पज़ में काम में नहीं आ सकता इसका, ठीक है। और जो रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट है फिक्स अमाउंट के अंदर लगता है सब कुछ, ठीक है। और छोटी सी चिप है, सो बेसिकली जो इसकी जो कॉस्ट है वो ओवरऑल जो रिड्यूस हो जाती है प्रोसेसर की बजाय, ठीक है। सो बेसिकली अपन को एक मेजर डिफरेंस इसमें समझ में आ गए। 11 जो ये डिफरेंस है ये अपन ने बेसिकली इसके अंदर पढ़ लिए हैं। सो इनसे एक जनरल अपन आइडिया लगाते हैं कि जो प्रोसेसर है कि इसकी साइज़ बड़ी है, कंट्रोलर एक चिप के आकार का होता है और ये अपन उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे फीचर्स क्या है अपने 8051 के, फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो फीचर इसका ये है कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, 8 बिट इसकी साइज़ होती है 8051 की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4 KB ऑफ ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी एंड 128 बाइट ऑफ चिप डेटा मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी कितनी है इसकी 4 KB की है, और जो इसकी डेटा मेमोरी है ऑन चिप डेटा मेमोरी कितनी है इसकी 128 बाइट की, ठीक है। 64 किलोबाइट प्रोग्राम एक्सटर्नल रोम एंड 64 किलोबाइट एक्सटर्नल रैम एड्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो अपन रोम की इसकी बात करते हैं 64 KB की है, और रैम एड्रेसिबिलिटी कितनी है इसकी वो भी 64 KB की है, ठीक है। 32 बिट बाई डायरेक्शनल एंड इंडिविजुअल एड्रेसिबल इनपुट आउटपुट लाइन्स अरेंज्ड एज 4 8-bit पोर्ट P0 to P3, ठीक है। सो बेसिकली 32 बिट बाई डायरेक्शनल एंड इंडिविजुअल एड्रेसिबल इनपुट आउटपुट लाइन्स होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है इनपुट आउटपुट लाइन्स के अंदर अरेंज्ड एज 4 8-bit पोर्ट्स, 4 इसमें 8-bit पोर्ट लगे रहते हैं जो कि P0 से P3। इसकी जब अपन डिज़ाइनिंग देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा क्या P0 से P3 क्या है। इसकी चिप के ऊपर जो मार्क किए रहते हैं P0 से P3 तक, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 2 16-bit टाइमर काउंटर इसमें लगे रहते हैं, ठीक है। 4 रजिस्टर बैंक इसमें लगे रहते हैं, 8-bit प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एंड स्टैक पॉइंटर इसमें लगे रहते हैं। डायरेक्ट बिट एंड बाइट एड्रेसिबिलिटी होती है, डायरेक्ट बिट एंड बाइट एड्रेसिबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। सो बेसिक फीचर अपन ने इसके देख लिए 8051 के। अब इसका अगला जो फीचर है वो अपन देखते हैं कि ऑन चिप ऑसिलेटर एंड क्लॉक सर्किट इस पर लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका है बाइनरी एंड डेसिबल अर्थमेटिक जो है दोनों की ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन में चलता है।
और जो नेक्स्ट है वो पावर सेविंग मोड भी इसके अंदर होता है। और नेक्स्ट है इंटरप्ट स्ट्रक्चर विथ 2 प्रायोरिटी लेवल। इंटरप्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 प्रायोरिटी लेवल होते हैं। और फाइनली अपन देखते हैं तो फुल डिप्लेक्स सीरियल डेटा ट्रांसमिटर एंड रिसीवर इसमें लगा रहता है। सो बेसिक फीचर अपन इसके 8051 के देख लिए हैं किस तरीके से वो इसमें चिप्स के अंदर किस तरीके से लगे रहते हैं। अब अपन इसका एक जनरल आर्किटेक्चर देखेंगे। तो आर्किटेक्चर इसका जो अपन ने प्रोसेसर पढ़ा था, आप देख रहे हैं इस तरीके से अपन ने उसके अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। ये इसका जनरल आर्किटेक्चर है 8051 का। अब 8051 का आर्किटेक्चर है तो इसके अंदर आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया था P0 से P3 पोर्ट इसके अंदर बताए थे, ठीक है। तो P0 यहाँ पे ऊपर वाली लाइन के अंदर है, 0 से 3 पोर्ट वहाँ पे ड्राइवर्स, यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं पार्ट ऊपर ड्राइवर्स वाला यहाँ पे देखिए। और ये ड्राइवर पोर्ट 2, ये जो पोर्ट है वो 0 पोर्ट है, ठीक है। ये वाला पोर्ट है वो कौन सा है, पोर्ट 2 है। ये लैच पोर्ट है 0, ये लैच पोर्ट 2। ये ईरोम पीरोम यहाँ पे लगे रहते हैं। स्टैक पॉइंटर इस तरफ लगा रहेगा। इंटरप्ट और सीरियल पोर्ट एंड टाइमर ब्लॉक इस तरफ लगे रहेंगे। प्रोग्राम एड्रेसिंग रजिस्टर इस तरफ लगे रहेंगे। बफर पीसी का जो अपना लगा रहेगा इंक्रीमेंटर यहाँ पे लगा रहेगा। प्रोग्राम काउंटर यहाँ लगा रहेगा। DPTR लगा रहेगा। फिर नीचे की तरफ पोर्ट 3 लैच लगा रहेगा, उसके नीचे पोर्ट 3 ड्राइवर्स लगे रहेंगे। फिर यहाँ पे पोर्ट 1 लैच और पोर्ट 1 ड्राइवर्स लगे रहेंगे। और यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जो लगी रहेगी। और ठीक है, यहाँ पे ऊपर रजिस्टर लगे रहेगा। तो इस तरीके से टोटल मिला के यहाँ पे बीच में हम देख रहे हैं एल यूनिट अपनी लगी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से अपना ओवरऑल इसका डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये तो आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि आर्किटेक्चर क्या होता है 8051 का, है ना। तो उसमें आपको ये ब्लॉक बनाना है आर्किटेक्चर। फीचर्स पूछे जाएँ तब आपको ये फीचर्स लिखने हैं उसके अंदर, ये फीचर्स होते हैं 8051 के, ठीक है। और ये जो क्या है, ये इसका आर्किटेक्चर है 8051 का। 8051 का आर्किटेक्चर तो पूछा ही जाता है, तो आपको बेसिकली इसके ऊपर तो फोकस करना ही है ना। अच्छे से इसको देख लें और कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से इसके जो है पोर्ट लगे हैं वही सब ध्यान दें इसके अंदर। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ यहाँ अपन देख रहे हैं तो ये है 0 पोर्ट, ये है 2 पोर्ट, ये है 1 पोर्ट और ये है 3 पोर्ट, ठीक है। तो 3 पोर्ट इसके अंदर यहाँ पे लगे हुए। अब अपन आगे बढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम की तरफ, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम भी अपन को बनाना पड़ेगा 8051 का। सो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या क्या लगे रहते हैं। सबसे पहले तो अपन देखें तो यहाँ अपनी एक बस लगी हुई है, ठीक है। इससे अपनी सबसे पहली जो बस कनेक्टेड है वो कौन सी है, कंट्रोल बस यहाँ पे लगी हुई है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपनी कौन सी है, 4 पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। एड्रेस और डेटा बस जिसके अंदर P0 P1 की तरफ यहाँ लगे हुए हैं। नेक्स्ट है अपना सीरियल पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे है ये अपना सीरियल पोर्ट। इसके ऊपर अपन देखते हैं टाइमर 1 टाइमर 0, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टाइमर लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखें तो ऑन चिप रैम यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन चिप रोम फॉर प्रोग्राम कोड यहाँ पे लगा हुआ है। फिर इसके ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, CPU से कनेक्ट होते हैं, जो कि ऑसिलेटर से यहाँ पे कनेक्ट होगा। और यहाँ पे ऊपर किससे कनेक्ट होगा, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट से यहाँ पे कनेक्ट होगा, जहाँ से एक्सटर्नल इंटरप्ट दिए जाएंगे। इंटरप्ट क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। एड्रेसिंग बस, डेटा बस, ये सब क्या होती है ये भी अपन सब कुछ जान चुके हैं। सो बेसिकली अब क्या होगा कि अपने सब बेसिक सब क्लियर है ना, तब अपन को ये सब चीज़ें इसके अंदर एक्चुअली वर्किंग होती कैसे 8051 की वो अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। अब फंक्शनल ब्लॉक जो होते हैं 8051 के वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शनल ब्लॉक कौन सा होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर बी, ठीक है। 2 तरीके तो इसके अंदर रजिस्टर लगा देंगे। कौन से, एक तो 8 बिट रजिस्टर जो होगा एक्यूमुलेटर, और दूसरा कौन सा होगा, रजिस्टर बी लगा रहता है। एक इसमें होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लगी रहती है। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर लगा रहता है। एक लगा रहता है 16 बिट का डेटा पॉइंटर, DPTR जिसको बोलते हैं डेटा पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है 8 बिट का प्रोग्राम स्टेटस वर्ड लगा रहता है, PSW जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें 8 बिट का स्टैक पॉइंटर लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद और कौन से ब्लॉक होते हैं इसके अंदर, 128 बाइट इंटरनल रैम एंड 4 KB इंटरनल रोम इसमें लगी रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है 2 16 बिट टाइमर काउंटर, सीरियल पोर्ट एंड इंटरप्ट कंट्रोल इसमें लगा रहेगा। कंट्रोल रजिस्टर इसमें लगा रहेगा और ऑन चिप ऑसिलेटर इसके अंदर लगा रहेगा, जो डायग्राम के अंदर अपन ने देखा ना, ऑन चिप ऑसिलेटर ये वाला ऑन चिप ऑसिलेटर इसके अंदर लगा रहेगा।
अब इसके अंदर क्या है, 128 बाइट इंटरनल रैम रहेगी इसकी, 4 KB इंटरनल रोम इसकी रहेगी, और 4 8-बिट पोर्ट्स होंगे इसके, P0 से पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये कितने हैं, 4 8-बिट पोर्ट है, ठीक है, 8-बिट पोर्ट यहाँ पे जो अपन ने पोर्ट देखे थे ना, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, 0 पोर्ट, वो सब है। तो पोर्ट कितने टोटल इसके अंदर, 4 है, जिससे अपन ने कम्युनिकेशन करेंगे, और एक है 4 KB की इंटरनल रोम, 128 बाइट की इंटरनल रैम इसके अंदर रहेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं 8051 के। अभी जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, फंक्शनल ब्लॉक इसके 100% आएंगे। अब फंक्शनल ब्लॉक का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, तो वही है, सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्लॉक डायग्राम था वही, इसका जो है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं। तो एक तो बस कंट्रोल है, इनपुट आउटपुट है, P0 से P3 है, ठीक है, सीरियल पोर्ट है यहाँ पे, टाइमर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, ऑन चिप रैम यहाँ पे लगी हुई है, ऑन चिप रोम यहाँ पे लगी हुई है, और इंटरप्ट कंट्रोल लगा हुआ है, CPU से कनेक्टेड है, और वो भी कनेक्टेड है ऑसिलेटर से, ठीक है। इस तरीके से इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होता है, बीच में यहाँ पे बस लगी हुई है इन सबको कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद है एक्यूमुलेटर। अब सबसे पहला जो अपन ने यहाँ पे बात करी फंक्शनल ब्लॉक के अंदर, किसकी बात करी, 8-बिट रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर होता है उसकी। एक्यूमुलेटर के बारे में अपन जानेंगे। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है 8-बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है प्रोसेसर के अंदर। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ रजिस्टर, बहुत सारे मतलब मल्टीपर्पज़ रजिस्टर की तरह अपन इसको काम कर सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था रजिस्टर का क्या काम होता था, डेटा को स्टोर करने का काम करता था, ठीक है। तो इसको अपन जो एक्यूमुलेट होता है मल्टीपर्पज़ की तरह काम में ले सकते हैं। क्या करता है ये, इट होल्ड्स ऑपरेंड एंड रिजल्ट ऑफ ALU ऑपरेशन। एक तो ऑपरेंड को ये होल्ड करेगा, दूसरा क्या करेगा, जो ALU के जो ऑपरेशन होंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो अपन कराते हैं, उसके जो रिजल्ट आएंगे ना, है ना, रिजल्ट्स ऑफ ALU ऑपरेशन को क्या करेगा, ये होल्ड करेगा, उसके रिजल्ट को अपने अंदर होल्ड रखेगा, स्टोर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, होल्ड करेगा, है ना। होल्ड और स्टोर में बहुत फ़र्क होता है। स्टोर के अंदर क्या करता है, मेमोरी के अंदर अपने सेव रखता है, जबकि होल्ड के अंदर कुछ टाइम बाद वो इरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन 8051 एंड एनी एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। डेटा ट्रांसफर का काम करता है 8051 और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में। नेक्स्ट क्या है, रोटेट स्वैप ETC स्पेसिफाइली अप्लाई ऑन एक्यूमुलेटर, मतलब रोटेट है, स्वैप वगैरह है जो, ये सब अप्लाई हो सकते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। सो बेसिक अपन को पता है इसका क्या होगा एक्यूमुलेटर का। एक तो मल्टीपर्पज़ रजिस्टर होता है, 8-बिट का होता है, ALU के जो ऑपरेशन होते हैं उसको अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है, और ट्रांसफ़र का डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है 8051 और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में। काम पे लगा रहता है, ये तो अपने देख ही रखा है। ये इस तरीके से जो अपना 8051 का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटर। अगर अपन देखें तो इस तरफ यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर का अपन ने एक 8-बिट का रजिस्टर अपन ने देखा। नेक्स्ट क्या है अपना एक्यूमुलेटर के बाद में, जो B रजिस्टर है, अपन एक्यूमुलेटर के साथ में पढ़ा ना, यहाँ पे इसके फंक्शनल ब्लॉक के अंदर एक तो एक्यूमुलेटर पढ़ा 8-बिट रजिस्टर, दूसरा है रजिस्टर B। रजिस्टर B क्या करता है, 8-बिट रजिस्टर यूज्ड विद द, सबसे पहले तो 8-बिट रजिस्टर होता है, जैसे एक्यूमुलेटर 8-बिट का होता है, ये B रजिस्टर भी कैसा होता है, 8-बिट का होता है, ठीक है। यूज्ड विद द A रजिस्टर, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है। यूज विद द A रजिस्टर के साथ में यूज़ होता है ये, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन करता है रजिस्टर, ठीक है। फॉर अदर इंस्ट्रक्शन इट इज़ ट्रीटेड एज ए स्क्रैच पैड रजिस्टर, ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर। दूसरे रजिस्टर के लिए जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है B रजिस्टर के बाद में, जो है अपनी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU। अब ALU का क्या काम होता है, जो काम ALU का प्रोसेसर में होता है वही काम ALU का कंट्रोलर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर में किस तरीके से काम करता है ALU, इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन 8-बिट डेटा, ठीक है। जो भी 8-बिट डेटा होंगे उसके ऊपर अर्थमेटिकल लॉजिकल, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन के जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ये करता है 8-बिट डेटा के, ठीक है। अर्थमेटिक तो प्लस माइनस वाला हो जाता है, लॉजिकल एंड और इसे अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से प्रोसेसर के अंदर, वही काम ALU का इसके अंदर भी होता है। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और एक्सॉर, कॉम्प्लीमेंट, रोटेट। इस तरीके से जो ALU है इस तरह बहुत सारे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है।
इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं ये भी अपन ने पढ़े हुए, ठीक है। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मतलब एक के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो जो कि दूसरे इंस्ट्रक्शन से जुड़ा रहेगा, तो उनका भी ये ध्यान रखने का काम करेगा एलयू कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। अब अपना नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जिसको बोला जाता है PSW एंड फ्लैग्स, इसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे।